से वापस कर। आप बोलें। हाँ नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर, एक नए विषय के साथ। तो आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है बिजली की समस्याएं जो हैं उसके ऊपर। और बिजली में भी अभी जो 3-4 रोज़ पहले बिजली के दरें तो नहीं बढ़ाई, लेकिन स्थायी शुल्क बढ़ा दिया सरकार ने। और वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि असहनीय हो, मतलब बीपीएल जैसे क्लास के लिए जिसको सब सुविधाएं देने की बात है, उस पर भी 50 रुपये और लगा दिए। मतलब 50 तो पहले लेते ही थे, 100 लेते थे और 50 और लगा दिए, तो 150 हो गए। मतलब 50% एकदम इंक्रीज़ कर दिया। तो इसके ऊपर मैंने कहा किसी जानकार आदमी से बात करनी चाहिए जो इसका विशेषज्ञ हो बिजली का। तो मेरे साथ बैठे हैं आज एवंती कुमार जी बोलिया, और ये आरएससीबी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। तो इनसे ज़्यादा ज्ञान तो किसी को हो नहीं सकता। और वैसे भी उसके अलावा उसके बाद भी मतलब आप लगातार बिल्कुल सचेत रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, और बिजली के ऊपर हमेशा मेरे को भी बोलते रहते हैं। हमने कई पहले भी ऐसे संवाद किए हैं जो अखबार में भी प्रकाशित किए थे हमने। तो वो जो है आज हम फिर आपसे बात करेंगे। और बोलिया साहब, आपका धन्यवाद, आप पधारे और हमारे छोटे से निवेदन पर। और हमारे दर्शकों को ये बिजली का जो स्थायी शुल्क अभी इन्होंने बढ़ाया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बताएं कि ये एकदम से सरकार मतलब इतना पैसा कैसे बढ़ा सकती है? नमस्कार, पहले तो हिम्मत सेठ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि समता संवाद के माध्यम से आपसे मुखातिब होने का हमें भी मौका मिला और एक बिजली जैसे विषय पे बोलने का मौका मिला। जो बिजली ऐसा विषय है जो आजकल की जीवन धारा है। आजकल के जीवन में कोई भी काम बिना बिजली के नहीं हो पाता। आदमी सुबह उठता है तब से उसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, रोशनी के लिए हो, चाहे पीने पानी चढ़ाना हो, चाहे कोई भी नाश्ता खाना बनाना हो, खेती करनी हो, कारखाना चलाना हो, मतलब हर काम में बिना बिजली के कुछ नहीं होता। एसेंशियल। और दिन भर वो काम आती है और रात को सोते टाइम भी और रात को सोते समय भी, मतलब 24 घंटा चाहिए। इसमें 1 घंटा भी व्यवधान आता है तो सबको अखरता। इतनी आवश्यक सेवा है, अति आवश्यक सेवा हो गई है। तो इसका प्रबंधन बहुत सही होना ज़रूरी है। तो इसके प्रबंधन में मूल रूप से 4 बातें होती है। जैसा बिजली पहले तो सबको सुलभ हो, उचित दरों पे जब वो कनेक्शन लेना चाहे सबको कनेक्शन मिले, और उससे अनावश्यक चार्ज नहीं लिया जाए। उसके घर के बाहर तक ढांचा हो, लाइन हो, खाली उसको सर्विस लाइन लगा के मीटर लगा के कनेक्शन लेना पड़े। फिर जब वो बिजली काम में लेवे, जो जितना बिजली वो खर्च करे उसको दरें वही ली जाए जो वो से वहन कर सके। हर श्रेणी की अलग अलग वहन करने की क्षमता होती है, उसी हिसाब से उसकी दरें होनी चाहिए। फिर तीसरी बात, जब वो बिजली काम में लेवे, अगर बिजली में कोई व्यवधान आ जाए तो उसका तुरंत शिकायत निवारण भी जल्दी हो। और चौथी बात ये, क्योंकि बिजली एक शक्ति है, आग की तरह है, आप खाना भी पका सकते हो और कहीं जल भी जाते ध्यान नहीं रखते तो बिजली में क्योंकि 220 वोल्ट से ऊपर सारा खतरा है, तो इसको सुरक्षित आपूर्ति भी जरूरी है। ये सब अलग अलग विषय आ सकते हैं। अभी मुख्य विषय जो आज का है वो जो अभी वर्तमान में 26 जुलाई को ही 3 दिन पहले ही दरें बढ़ाने का एक आदेश निकला है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा निवेदन ये था कि जो बिजली दरें बढ़ती हैं, अब जो भारत में विद्युत अधिनियम 2003 कानून चल रहा है, उसके तहत पहले राजस्थान सरकार हर सरकार में विद्युत विभाग थे सरकारी। उसके बाद उनको बोर्ड में बदला गया, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल हुआ 57 में। फिर 2000 में एक विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम आया, उसके तहत इनको अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में बांट दिया। तो राजस्थान में भी राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जो चल रहा था वो 1 जनवरी 2000 को 5 कंपनियों में बढ़ गया। उसमें वितरण क्षेत्र जनता से प्रभावित होते हैं, उसी से होते हैं। तो राजस्थान में 3 वितरण कंपनियां बनी, अजमेर, जोधपुर और जयपुर के नाम से। तो पर तीनों की नीति एक है, दरें एक है, सब कुछ एक है, तो निर्णय एक ही होता है।
नाम भली 3 है पर हैं सब एक ही। तो अभी इन्होंने और इसमें हर राज्य में एक विद्युत विनियामक आयोग बनाया है, स्टेट रेगुलेटरी कमीशन। कोई भी बिजली कंपनी या सरकार अपनी तरफ से एक पैसा न घटा सकती है न बढ़ा सकती है, कुछ नहीं कर सकती वो। उनको हर काम के लिए उस कंपनी को उस नियामक आयोग में याचिका लगानी पड़ती है, उसमें अपने सारे हिसाब प्रस्तुत करने होते हैं कि इतनी हमारी आय है, इतने हमारे खर्चे हैं, और इसलिए ये खर्चे कम पड़ते हों तो दर बढ़ाने के लिए हमें ये दर हम बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। उस पर आयोग उनको उनके हिसाब को जांच के फिर उनको एक निर्देश देता है कि इसको अखबार में छपवाया जाए, सब आम जनता के सूचना के लिए। तो ये अखबारों में उसको छपवाते हैं और उसमें विज्ञप्ति निकलती, पूरा विवरण होता है कि पहले क्या दरें थी, अभी क्या करना चाह रहे हैं, कितना खर्चा है, कितना हिसाब, सब देना पड़ता है। और उसमें उसका प्रस्तुतिकरण की भी एक तारीख रखते हैं जिसमें वो बताते हैं। फिर उसमें टिप्पणियाँ मांगी जाती है आम हितधारकों से। जो टिप्पणियाँ आती है उसमें फिर सुनवाई रखते हैं आयोग। उस सुनवाई में जनता अपना पक्ष रख सकती है हितधारक के नाते, और उसके बाद उनसे बिजली कंपनी से जवाब लिया जाता है और सारा विचार विमर्श होने के बाद निर्णय होता है, तो वो आदेश निकलता है। तो ये अभी जो वर्तमान में हुआ है, 31 मई को इन्होंने बिजली कंपनियों ने जो पहले याचिका दी हुई थी उसमें अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित की। उसमें जून में उसकी टिप्पणियाँ मांगी गई, जून में उसका प्रस्तुतिकरण भी हुआ, टिप्पणियाँ भेजी गई। अब क्योंकि बिजली सबका क्षेत्र है, राजस्थान में करीब 1,50,00,000 से ज़्यादा बिजली उपभोक्ता हैं। मतलब राजस्थान की आबादी 7 करोड़ के करीब था। हर घर उपभोक्ता हो गया, हर घर में 4-5 जने माने तो हर घर उपभोक्ता है। तो ये ऐसा ही चीज़ है जो हर घर में है, तो उसमें टिप्पणियाँ जानी चाहिए, अपने बात रखनी चाहिए, परंतु जागरूकता का अभाव होने से टिप्पणियाँ बहुत कम आती हैं। खैर जो भी आती है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में रहा हूँ, हमारा जो अनुभव है हम चाहते हैं कि जनहित में काम आवे। और फिर जो बिजली कंपनियां हैं ये क्योंकि सरकार की, राजस्थान सरकार की कंपनियां हैं, सरकार के नियम के तहत गठित हुई है। इसमें हमारा ही जो कंपनियों का जो पूंजी है, वो शेयर जो है वो हमारा ही टैक्स का पैसा है। इस नाते हम इसके शेयर होल्डर भी हैं। राज्यपाल के पास होते हैं शेयर, पर हम इसके शेयर होल्डर हैं, और शेयर होल्डर होने के नाते हम इस कंपनी के मालिक भी हैं। तो एक मालिक का भाव आना चाहिए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ये मेरी कंपनी है, मैं इसको अच्छी तरह चलवाऊँगा। फिर हम इसके उपभोक्ता भी हैं, क्योंकि इसके जो भी बिजली हम काम में लेते हैं उसका हम पैसा देते हैं, मुफ्त में नहीं लेते, पैसा देते हैं। तो या सरकार कोई सब्सिडी भी देती है, वो भी हमारा ही पैसा है, हमारी टैक्स के पैसे से इसको सब्सिडी मिलती है। फिर हम लोग जो इसमें, कई लोग इसमें काम करते हैं या इससे जुड़े हुए हैं, और आम जनता के नाते हम इसमें अपना विचार रखने चाहिए। खैर, तो अभी जो राजस्थान में स्थिति थी, राजस्थान में बिजली जो है दो भागों में बिल लिया जाता था। एक स्थायी शुल्क होता था, स्थायी प्रभार, जो हर महीने चाहे आप कितनी बिजली कम में लो, वो तो हर महीने देना ही देना है। वो बीपीएल गरीब आदमी को 50 यूनिट खर्च करने वाले से शुरू होता था, वो 100 रुपये से, और अधिकतम जो 500 यूनिट या उससे ऊपर खर्च करता था उसको करीब 400 रुपये प्रति माह लेते थे, प्रति कनेक्शन। इसमें इन्होंने और दरें स्लैब वाइज होती है, 50 यूनिट तक ये प्रति यूनिट ये लेंगे, फिर 50 से 150 यूनिट, 150 से 300 यूनिट, 300 से 500, इस तरह स्लैब बना रखी है इन्होंने उपभोग की, उससे आते लेते हैं। तो इस बार इन्होंने, क्योंकि सरकार अभी नई बनी है, तो रोष नहीं पैदा करना का वो होती है, तो इन्होंने दरें तो नहीं बढ़ाई, परंतु स्थायी प्रभार में जो पहले ही ज़्यादा था उसमें और बढ़ोतरी के प्रस्ताव दिए। हमने उसमें विरोध किया जनता की तरफ से कि साहब ये राजस्थान में जो 100 रुपये से 400 रुपये तक दर है अभी, ये पूरे भारत में अधिकतर राज्यों से ज़्यादा है। हमारे राजस्थान के पड़ोस में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सब राज्यों में जो दरें हैं उसमें राजस्थान की सबसे अधिक दरें हैं स्थायी प्रभार की। मतलब यूनिट भले आप 10 भी खर्च करो, पर स्थायी प्रभार तो आपको देना ही देना है। तो वो इसमें और राहत मिलनी चाहिए, परंतु इन्होंने 10% से लेकर 50% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव रखे, और वो आयोग ने मान लिए। और अभी जो 26 जुलाई को आदेश निकला है इस 2024-25 के साल के लिए, उसमें बीपीएल जो सबसे कम उपभोग वाला और सबसे गरीब श्रेणी है, उसमें 100 रुपये प्रति मंथ को बढ़ा के 150 रुपया कर दिया, 50% वृद्धि कर दी।
फिर लघु घरेलू जो 50 यूनिट तक है उसको भी 125 का 150 किया, और आखिर में जो 400 था उसको भी बढ़ा के 450 कर दिया। मतलब पहले ही ज़्यादा था और ज़्यादा राहत देने बजाय और ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये स्थिति तब है जब अभी इनके जो हिसाब इन्होंने रखे भाई कितना खर्चा है, कितनी आय है, क्या है, उसमें ये तीनों कंपनियों का पूरे राजस्थान का करीब 5000 करोड़ से भी ज़्यादा ये सरप्लस में थे, अधिशेष था इनके पास। मतलब घाटा ख़त्म हो गया, घाटे के बाद इतना बच रहा है इनके पास। तो हमने ये निवेदन किया कि साहब अधिशेष पे था, जनता का ही है, जनता से जो आपने वसूला उसी से अधिशेष बना ही है, तो इसको जनता के सुविधा के लिए खर्च करो, दरों में राहत दो, ताकि वो दरें ऐसी हो जो वहन कर सके आदमी और सुविधा से उपयोग कर सके, तो इसको कम करना चाहिए। परंतु क्योंकि बोलने वाले बहुत कम थे, उनका विरोध इतना सशक्त नहीं हो सकता। आंकड़ों में तर्क भले हम देते हैं, पर वो सुनवाई में क्योंकि कई बार तो जब प्रेजेंटेशन हुआ अजमेर में इसका, हम प्रेजेंटेशन में गए, जनता की तरफ से हम केवल 2 जने थे और सामने जो अधिकारी बैठे थे वो 25 थे। हमने कहा था 25 जनों इंतजाम के लिए बैठे, सुनाने वाले केवल 2 हैं। तो मेरा जनता से आग्रह है कि ये आपका ही अपना बिजली है, आप ही इसमें नीति निर्धारक हो, आप मालिक हो, आप बोलोगे, जागरूक रहोगे तो नीति आपके सुविधा के हिसाब से ही बनेगी। तो आगे से आप जागरूक भी बने। और अभी ये दरें बढ़ी हैं, इसमें हमने इसकी फिर समीक्षा याचिका भी लगा सकते हैं, मतलब ये दरें आपने जो बढ़ाई है ये हिसाब सही नहीं है, इसमें आप इसको वापस राहत देवें। और नहीं तो जनता जागरूक होगी तो सरकार भी उसमें सरकार मजबूर होगी कि बढ़ोतरी को वापस कम भी कर सकती है। जनता की जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इसमें मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें जागरूक बने, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आवाज़ को सक्षम स्तर तक पहुंचाएं जहां निर्णय होता है। आप नीति निर्धारक के मालिक हैं, आप नीतियाँ आप निर्धारित करें, किसी और को हावी नहीं होने दें। और इसमें और भी जो बिजली के बिल में प्रति यूनिट दर और फिक्स चार्ज के अलावा भी कई मुद्दे होते हैं, वो कई तरह की अलग चीज़ें, ईंधन अधिभार है जो एक अलग ही विषय है, नगर उपकर है, विद्युत उपकर है, कई तरह के उपकर हैं, उनके बारे में और बाद में कभी विस्तार से बताएंगे हम एक विषय पे। अभी जो मुद्दा है उसमें यह है कि दरें जो बढ़ी है ये उचित नहीं है। और इसके अलावा ये दर तो है ही है, स्थायी प्रभार है, और ये इसके अलावा आपके ऊपर एक ईंधन अधिभार के नाम से 2 तरह के ईंधन अधिभार और लग रहे हैं। एक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज है, उसकी चर्चा विस्तार में बाद में बताऊंगा मैं, वो हर महीने और लगता है। वो कोयला जो ये कंपनियां खरीदती है उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा बता के, उसमें भी बहुत लोचा है, उसमें भी उसका भी अभी इस साल में 4300 करोड़ रुपए ज़्यादा खाली ईंधन अधिभार के नाम से और लेंगे इनके अलावा। तो हमने इनका विरोध ये तो आपने बहुत ही आश्चर्यजनक सूचना दी कि 5000 करोड़ रुपया अधिशेष है बिजली कंपनियों के पास। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि अभी तक तो यही हल्ला हो रहा था कि RSCB या ये मतलब कंपनियां जो है लॉस में जा रही है और लॉस हो जाएगा। और ये मतलब ये सूचना आप जब दे रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत सरकार 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही थी, 200 यूनिट तक सॉरी। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था बोलिया साहब कि ये जो 2000 में जो ये नया विद्युत कानून आया था, केंद्र सरकार ने बनाया था इस कानून को, उससे जो हमारे यहाँ तो खैर ये प्राइवेट नहीं हो पाई किसी तरह से, लेकिन बहुत सी जगह इसको बिजली को प्राइवेट करने के लिए ही वो कानून बना था मेरे से। और विद्युत जो बोर्ड हैं उनको तोड़ करके हमने भी यहाँ कंपनियाँ बना दी बोर्ड के बजाय, हालांकि वो सरकारी कंपनियाँ हैं। तो ये जो 4 कंपनियाँ बनाई हैं हमने, तीन तो डिस्ट्रीब्यूशन की है, एक शायद मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसकी उत्पादन की है, प्रसारण की है, एक प्रसारण निगम है, एक उत्पादन निगम है, और 3 ये 5। तो एक RSCB का 5 भाग में विभाजन करने का कोई एडवांटेज मिला हमको या नहीं मिला, मैं ये पूछना चाहता। विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम जिसके तहत ये बोर्ड को तोड़ के कंपनियां बनाने का प्रस्ताव था, उसमें विश्व बैंक की एक भूमिका थी। विश्व बैंक चाहता था कि ये जो हर राज्य में एक बोर्ड है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको निजीकरण, इसका इतने बड़े बोर्ड का निजीकरण आसान से नहीं करना चाहते थे, तो इसकी छोटी कंपनियां बनाएं और फिर उनको निजीकरण करें।
तो इसीलिए इन्होंने विश्व बैंक ने भारत सरकार पे दबाव डाला कि आप जो बोर्ड हर राज्य में एक बोर्ड है उनको तोड़ के और अलग अलग कंपनियां बनाएं छोटी छोटी। और राजस्थान में तो खैर प्राइवेट का निजी सरकारी कंपनी आई, कुछ शहरों में इन्होंने फ्रेंचाइजी के नाम से ज़रूर प्राइवेट हाथों में दिया काम, पर ज़्यादा नहीं है। परंतु इसका एक उदाहरण बताऊं मैं, उड़ीसा में 3-4 कंपनियां अलग अलग आई थी। जनरल कंपनी को दिया था एक दक्षिण उड़ीसा विद्युत एक कंपनी थी जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका की थी, उसको दिया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। और उसने, आप आश्चर्य करेंगे, जो ये बिजली की लाइनें हैं या संपत्ति है बिजली की जो भी है, वो हज़ारों करोड़ों में है, जो कई सालों पहले बनी है और आज उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई उल्टी। उसका उन्होंने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल के केवल 90 करोड़ रुपए में सारा उस क्षेत्र का सारी बिजली की संपत्ति ले ली। और उसका जो बीमा कराया उन्होंने, बीमा जो आपकी कीमत होती है उसके हिसाब से करता है बीमा, उसका 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बीमा हुआ। मतलब वो 90 करोड़ में उसको दे दिया 900 करोड़ की चीज़, जो ज़्यादा ही 900 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। और फिर जब आंधी तूफान आया, वहाँ लाइनें गिर गई, तो वो बिजली कंपनी यूँ छोड़ के गिरी हुई लाइनों को छोड़ के भागे कि हम इनको ठीक नहीं कर सकते, इतना खर्चा हम नहीं करेंगे। और आखिर उड़ीसा सरकार को अपने खुद के उस स्रोतों से उसको वापस ठीक कराना पड़ा, वापस चलानी पड़ी। तो ये बहुत घातक विधि थी। और बिजली ऐसी चीज़ है जहाँ से उत्पन्न हो, जहाँ लाइन में प्रसारित हो और जहाँ वितरण में काम आवे, वो एक समन्वित होना चाहिए। तो समन्वित का एक ही बोर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा समन्वय होता है। अलग अलग कंपनियां बनने से उल्टा समन्वय बिगड़ा है। तो हमारी राय में तो ये ज़्यादा सफल नहीं रहा। मेरी समझ में जो 5 बिजली की कंपनियां बनाई है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि 5 कंपनियां तो 5 चेयरमैन बनाने पड़े, 5 उनके डिप्टी चेयरमैन, मतलब ये सारे खर्चे 5 अलग अलग ऑफिसर्स। हालांकि ये बात ठीक है कि भाई विकेंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये तो व्यवस्था मतलब विकेंद्रित नहीं हुई। इसमें बताऊं मैं, जब RSCB एक थी, चेयरमैन एक था, उसमें भी बोर्ड के मेंबर्स होते थे। एक मेंबर जनरेशन होता था, एक मेंबर ट्रांसमिशन होता था और मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन बाद में 1 से बढ़ा के 2-3 भी कर दिए थे। वो व्यवस्था भी हो सकती थी। चेयरमैन एक रहता था कि नीति 4-5 मिलकर एक बनाए, कोऑर्डिनेशन एक रहता, और अलग अलग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का सबका समन्वय हो सकता था। अलग अलग कंपनी एक्ट में बना दी, और फिर भी पूरे राजस्थान के लिए नीति एक रखनी पड़ रही है, दर एक रखनी पड़ रही है। तो 3 निगम बनाने का कोई औचित्य नहीं, लाभ मिलेगा तो उल्टा खर्चा बढ़ाने वाला काम हुआ है। वही मैं यही कह रहा था। मैं कल आपसे बात हुई, उसके बाद मैं इस बात को सोच रहा था कि ये जो 5 कंपनियां बनाई है, तो उसका तो और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और लाभ तो कुछ हुआ नहीं, घाटा वैसा का वैसा ही था। अभी तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि RSCB प्रॉफिट में है और 5000 करोड़ अधिशेष है, तो और फिर भी ये रेटें बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये एक असंवेदनशील सरकार है। इसका मतलब ये है कि इतना प्रॉफिट होने के बाद भी क्यों रेट बढ़ा रहे हो फिर आप? सरकार को तो नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करना चाहिए। ये तो सरकार जो सब्सिडी के नाम से पैसा दे रही है, उसके कारण ये प्रॉफिट में आई है। सरकार जो गरीबों को 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, किसान को 2000 यूनिट तक हर महीने फ्री दे रहे हैं, उन सब का पैसा राजस्थान सरकार अलग से सब्सिडी बिजली का निगमों, वितरण निगमों को दे रही है। इसलिए प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि वो पैसा सीधा राजस्थान सरकार से मिल गया। पर वो भी पैसा हमारा अपना ही है, हमारे टैक्स का पैसा है। वो भी हम टैक्स के दे रहे हैं, वही पैसा है। तो कोई हमारा ही पैसा, कान इधर से पकड़ो या यूं, वो भी हमारा ही पैसा, बात तो वही है। तो इसी नोट पे अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी साथी सुन रहे हैं उनको ये बहुत अच्छी जानकारी आज बोलिया साहब के माध्यम से उपलब्ध हुई है। और बिजली के क्षेत्र में हम अभी बोलिया साहब से मैंने बात की है, तो लगातार हर हफ्ते एक इशू पे बोलिया साहब हमको प्रशिक्षित करेंगे और समझाएंगे कि भाई क्या चीज़ है और क्या होनी चाहिए। और बहुत जटिल है ये, इतना आसान भी नहीं है। मतलब बिजली का जो काम है उसमें बहुत सारे, तो आपने ही बताया, जैसे अभी बहुत सारे तो अधिभार लग रहे हैं, बहुत सारे बिलों की ये रेट्स हैं,
अलग अलग रेट से मैन्युफैक्चरिंग होती है विद्युत की। विद्युत को आप बचा के नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते। विद्युत को आवश्यक पड़ने पर बहुत महंगी कीमत पे बाहर से भी ख़रीदनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बोलिया साहब से धीरे धीरे समझेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि और ये अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो फॉरवर्ड करें, मैं शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव जो है हमें और अच्छा बेहतर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।